नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी जो पीडी पाठक द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 44 जो समायोजन, एडजस्टमेंट, भग्नाशा, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, टेंशन व संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स से संबंधित है। इसमें हम बारी बारी से इन चारों का अध्ययन करेंगे, इन चारों का अर्थ समझेंगे, अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई इनकी परिभाषाएं देखेंगे, इनके प्रकार देखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 43 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटी एग्ज़ाम हो चाहे वो बड़ी एग्ज़ाम हो, सभी में इस पुस्तक से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे समायोजन का अर्थ व परिभाषा। जीवन में सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब वे अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं को तुरंत या फिर पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इसको हम बहुत ही साधारण तरीके से उदाहरण के रूप में हम समझें कि एक छात्र जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है, अपना उद्देश्य बनाता है कि वो प्रथम स्थान पर आए, पर दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता और अपनी कम योग्यता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है क्योंकि उसे प्रथम स्थान नहीं मिलता है। इससे वह छात्र निराशा और असंतोष, मानसिक तनाव और संवेगात्मक संघर्ष का अनुभव अपने आप में करता है। ऐसी स्थिति में वह छात्र अपने मौलिक लक्ष्य को त्याग कर अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी असफलता के प्रति ध्यान न देकर वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना उद्देश्य मतलब अपना लक्ष्य बना लेता है कि खैर अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर वो प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, आगे वो और अधिक मेहनत करेगा और वार्षिक परीक्षा में वो प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता है। अब यदि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है कि मान लो उसे वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हो जाता है, तो वह छात्र अपनी परिस्थिति या वातावरण से समायोजन मतलब एडजस्टमेंट वो कर लेता है। पर यदि वहाँ भी उसे असफलता ही मिलती है तो उसमें असमायोजन मतलब मेला एडजस्टमेंट उत्पन्न हो जाता है। हम समायोजन और असमायोजन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिभाषाएं देखने जा रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि समायोजन और असमायोजन होते क्या हैं। सबसे पहले बोरिंग, लेगफील्ड व वेल्ड महोदय ने क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि समायोजन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यही क्या है, समायोजन है। फिर हम देखें गेट्स व अन्य द्वारा दी गई समायोजन की परिभाषा। तो इन्होंने कहा कि समायोजन जो है वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करता है। वही क्या है, समायोजन है। अगली परिभाषा देखें हम, गेट्स व अन्य द्वारा ही दी गई है कि असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। मतलब इसमें समायोजन में जुड़ गया तो ये अपोजिट हो गया है समायोजन का असमायोजन। वहीं संतुलन में अगर
ए उपसर्ग जुड़ जाता है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। तो असमायोजन में असंतुलन की बात होती है और समायोजन में संतुलन की बात होती है। तो ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब हम भग्नाशा मतलब फ्रस्ट्रेशन की का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। व्यक्ति की अनेक इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं, वह उनको संतुष्ट करने का लगातार प्रयास करता है, कोशिशें करता है, पर यह जरूरी नहीं है कि वह ऐसा करने में सफलता ही उसे प्राप्त हो। वह कभी कभी असफल भी होता है। उसके मार्ग में इन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए अनेक रुकावटें या बाधाएं आ सकती हैं। ये बाधाएं या रुकावटें उनकी आशाओं को पूरा करने से आंशिक रूप से इसे भंग कर देती हैं, मतलब इसमें रुकावट पैदा कर देती हैं। ऐसी दशा में वह भग्नाशा का अनुभव करता है। तो वही क्या है, भग्नाशा है कि हम कोई काम करना चाहते हैं और हमारे उस काम में कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम भग्नाशा का शिकार हो जाते हैं। इसको हम उदाहरण के रूप में समझें कि हम प्रातःकाल 4 बजे की गाड़ी से अगर दिल्ली जाना चाहते हैं और हम समय से पहले उठने के लिए अलार्म घड़ी में चाबी भी लगा देते हैं, पर वह बजती नहीं है कि वो समय पर हमें उठाती नहीं है। अतः हम जाग नहीं पाते हैं और दिल्ली जाने से हम वंचित हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए ये दूसरा उदाहरण है कि हम समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर अधिक भीड़ के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाता है या हम गाड़ी में नहीं बैठ पाते हैं, उससे पहले ही वो गाड़ी चली जाती है। तो इन दोनों दशाओं में पहली दशा अलार्म वाली और दूसरी दशा स्टेशन पर पहुंचकर फिर भी गाड़ी ना मिलने वाली दशा, इन दोनों दशाओं में दिल्ली जाने की जो हमारी इच्छा थी उसमें अवरोध या रुकावट पैदा हो गई। वह हमारी रुकावट पूरी नहीं हुई, मतलब हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप हम भग्नाशा का शिकार बन जाते हैं। इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि भग्नाशा जो है यह तनाव और असमायोजन की वो दशा है जो हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में बाधा आने से उत्पन्न हो जाती है। हम भग्नाशा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा कि आखिर भग्नाशा होती क्या है। सबसे पहले हम गुड महोदय द्वारा दी गई भग्नाशा की परिभाषा देखते हैं। इन्होंने भग्नाशा का अर्थ बताते हुए कहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला जो संवेगात्मक तनाव है वही क्या है, भग्नाशा है। फिर हम कोलेस्निक महोदय द्वारा भग्नाशा की परिभाषा देख लेते हैं। तो कोलेस्निक महोदय ने भग्नाशा के बारे में कहा है कि भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति या फिर उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने, मतलब रुकावट डालने या फिर निष्फल होने की वो भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। यही क्या है, भग्नाशा है। फिर हम भग्नाशा के प्रकार देख लेते हैं। भग्नाशा जो है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। जिस प्रकार आप मोबाइल में देखते हैं, इसमें एक तो इंटरनल मेमोरी होती है जो मोबाइल की मेमोरी होती है, मतलब उसकी आंतरिक, और एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है मतलब बाह्य, जो हम मेमोरी कार्ड डालते हैं। तो उसी प्रकार भग्नाशा के भी यहाँ 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बाह्य भग्नाशा की बात करें तो बाह्य भग्नाशा उस परिस्थिति का परिणाम होती है, नतीजा होती है, फल होती है जिसमें कोई बाह्य बाधा या रुकावट व्यक्ति को अपना लक्ष्य या फिर उद्देश्य प्राप्त करने से वो रोकती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि भौतिक बाधाओं, नियमों, कानूनों या दूसरों के अधिकारों या इच्छाओं का परिणाम
बाह्य भग्नाशा हो सकती है। तो ये हमने उदाहरण के रूप में देख लिया है कि बाह्य भग्नाशा क्या होती है। अब हम बात करें आंतरिक भग्नाशा। आंतरिक भग्नाशा उस बाधा का परिणाम होती है जो स्वयं स्वयं व्यक्ति में होती है। जो आंतरिक भग्नाशा है ये स्वयं व्यक्ति में होती है। बाह्य भग्नाशा जो है ये व्यक्ति के अंदर नहीं होती बल्कि बाहर की परिस्थितियों से उसे प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि भय जो व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, या फिर व्यक्तिगत जो कमियां हैं जैसे कि पर्याप्त ज्ञान, शक्ति, साहस या फिर कुशलता का अभाव, तो ये आंतरिक भग्नाशा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का परिणाम आंतरिक भग्नाशा हो सकती है। तो ये तो बात हुई भग्नाशा के प्रकारों की। अब भग्नाशा व व्यवहार मतलब फ्रस्ट्रेशन एंड बिहेवियर क्या होता है, इन दोनों का संबंध हम देख लेते हैं। तो भग्नाशा की दशा में जो बालक या व्यक्ति 4 प्रकार का व्यवहार करने लगता है। पहला, वो आक्रमणकारी बन जाता है कि उसको गुस्सा आ जाता है और वो तोड़फोड़ करने लगता है। दूसरा कैसा व्यवहार होता है, वह आत्मसमर्पण कर देता है कि भग्नाशा के कारण वो सब कुछ दूसरे के समक्ष उपस्थित कर देता है। तीसरा जो व्यवहार करता है वो यह है कि वह कुछ समय के लिए एकांतवासी बन जाता है, कि वो सभी को कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये भी भग्नाशा के कारण व्यक्ति या बालक व्यवहार करता है। अगला जो अंतिम व्यवहार वो करता है वो है कि वह किसी रोग में ग्रस्त होने का विचार करता है। पर यह जरूरी नहीं है कि इस प्रकार का कोई व्यवहार करने वाला व्यक्ति भग्नाशा का शिकार है। तो ऐसे व्यवहार करने वाले सभी व्यक्ति भग्नाशा के शिकार नहीं होते हैं। इस विचार की पुष्टि करते हुए मोर्स एंड विंगो महोदय ने लिखा है कि जो व्यक्ति भग्नाशा का शिकार होता है वह इन 4 प्रकार के व्यवहार में से किसी प्रकार का व्यवहार करता है। पर यह जरूरी नहीं है कि वह इन 4 प्रकार के व्यवहारों में किसी प्रकार का व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो है वो भग्नाशा का शिकार है। तो ये तो इन दोनों का संबंध हो गया। अब हम बात करें भग्नाशा के कारण कौन कौन से हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार भग्नाशा के निम्नलिखित कारण हैं। इसमें सबसे पहले कारण की हम बात करें तो वो है भौतिक वातावरण। व्यक्ति की भोजन संबंधी अनेक आधारभूत ज़रूरतें होती है, पर भौतिक वातावरण उन ज़रूरतों की पूर्ति में बाधा उपस्थित कर सकता है। बाढ़, अकाल, भूचाल के कारण किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो सकती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में भग्नाशा की उत्पत्ति होना एक स्वाभाविक बात मानी जाती है। तो ये तो भौतिक वातावरण इसका कारण हुआ। दूसरा कारण है सामाजिक वातावरण। समाज का सदस्य होने के कारण व्यक्ति को सामाजिक वातावरण से अनुकूलन करना पड़ता है कि जिस प्रकार समाज चलता है उसके नियमों में बंधकर उस व्यक्ति को रहना पड़ता है। उसे समाज के नियमों, आदर्शों, परंपराओं, मान्यताओं के विरुद्ध आचरण करने का अधिकार नहीं होता है, वह इनमें बंधकर ही रहता है। भारत में शूद्रों, जर्मनी में यहूदियों, अमेरिका में निग्रो जाति के लोगों को समाज के नियम अनेक अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। स्वतंत्रता के आधुनिक युग में इस प्रकार के प्रतिबंध उनको भग्नाशा का शिकार बना देते हैं। फिर हम बात करें अन्य व्यक्ति की बात करें तो इसमें है व्यक्ति की कुछ इच्छाओं में दूसरे लोग जो हैं वो रुकावटें उत्पन्न करते हैं। जैसे कि बच्चा जो है वो मेला, तमाशा या सिनेमा देखने जाना चाहता है, पर उनको अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मिलती है कि उस बच्चे को
परमिशन नहीं मिलती है कि वो मेला तमाशा या सिनेमा देखने जाए। मिल का मजदूर अधिक मजदूरी चाहता है, पर मालिक उसे अधिक मजदूरी देने के बजाय उसको मिल के काम से निकाल देता है। तो ये इसका दूसरा उदाहरण है। बच्चों और मजदूर की इच्छाएं जो हैं वो अवरोध के कारण पूरी नहीं हो पाती हैं, अतः बच्चे व मजदूर जो हैं वो अपने को भग्नाशा की दशा में पाते हैं। अगला जो कारण है वो है आर्थिक कठिनाई। आर्थिक कठिनाई जो है ये व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यकताओं के मार्ग में प्रबल अवरोध उत्पन्न करती हैं। धन के अभाव के कारण उसे भरपेट भोजन और अपना शरीर ढकने को कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं, अतः वह भग्नाशा की चरम सीमा पर पहुंचकर समाज के विरुद्ध विद्रोह करने लगता है। फ्रांस और रूस की क्रांतियां जो हैं वो आर्थिक कठिनाई का ही ज्वलंत उदाहरण मानी जाती हैं। अगला जो कारण है वो है शारीरिक दोष। व्यक्ति के शारीरिक दोष उसकी अभिलाषाओं पर वज्र प्रहार करते हैं। जैसे लंगड़ा बालक खेलकूद में भाग नहीं ले सकता, बहरा जो बालक है वो संगीत के आनंद से हमेशा के लिए वंचित रह जाता है, और जो अंधा बालक है वो प्रकृति के सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर सकता, कि प्रकृति का सौंदर्य वो महसूस नहीं कर सकता। इस प्रकार शरीर के ये दोष जो हैं ये व्यक्ति की आकांक्षाओं को अपूर्ण रखकर उसे भग्नाशा का चिर मित्र बना देते हैं। अगला कारण है विरोधी इच्छाएं। व्यक्ति की दो विरोधी इच्छाओं में से केवल एक ही पूरी होती है। एक नवयुवक विवाह भी करना चाहता है, एक इच्छा तो उसके सामने ये है, और दूसरी इच्छा है कि विदेश जाकर उच्च अध्ययन भी वो करना चाहता है। तो उस नवयुवक की दो इच्छाएं हैं, एक तो विवाह करना चाहता है, एक विदेश जाना चाहता है। एक नवयुवती नौकरी भी करना चाहती है और अपने भ्रमण करने वाले पति के साथ भी रहना चाहती है। तो ये दो इच्छाएं यहाँ पर, एक नवयुवक के सामने दो इच्छाएं हैं और एक नवयुवती के सामने भी दो इच्छाएं हैं। ये दोनों केवल अपनी एक ही इच्छा को पूरी कर सकते हैं और दूसरी इच्छा का उन्हें गला घोटना पड़ता है, अतः दूसरी इसमें भग्नाशा उत्पन्न कर देती है कि जो दूसरी इच्छा है वो इनमें भग्नाशा पैदा करेगी। अगला कारण है विरोधी उद्देश्य। व्यक्ति अपने दो विरोधी उद्देश्यों में से केवल एक को ही प्राप्त कर सकता है। एक युवती अपने दो प्रेमियों के साथ जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती है। तो ये इसका एक उदाहरण है कि दो व्यक्तियों के साथ वो अपना जीवन नहीं बिता सकती, वह उनमें से केवल एक का ही चुनाव कर सकती है। एक के साथ ही वो शादी करके घर बसा सकती है। इस प्रकार अप्राप्य उद्देश्य उसकी भग्नाशा का कारण बन जाता है। अगला है नैतिक आदर्श। व्यक्ति के नैतिक आदर्श उसकी इच्छा में अवरोध उपस्थित करते हैं। वह अपने क्षुधा पीड़ित बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी करना चाहता है, पर उसका नैतिक आदर्श जो है वो उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता है कि वो चोरी करे, अतः उसमें भग्नाशा पैदा हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं तनाव का अर्थ व तनाव की परिभाषा। तनाव जो है ये व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा मानी जाती है। यह है उनमें उत्तेजना और असंतुलन पैदा कर देती है एवं उस व्यक्ति को परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बनाने का काम भी कौन करता है? तनाव करता है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि जब व्यक्ति को भूख लगती है तब उसमें क्या हो जाता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है, और वो तनाव किसके लिए उत्पन्न होता है? उसकी भूख शांत करने के लिए। उसकी भूख जितनी अधिक होगी
उतना ही अधिक उसमें तनाव पैदा होता है। यह तनाव उसे भोजन की खोज करने के लिए हमेशा क्रियाशील बनाता है। जब उसे भोजन मिल जाता है और वह अपनी भूख को शांत कर लेता है, तब उसकी असंतुलित दशा में संतुलन आ जाता है और उसमें उत्पन्न होने वाला तनाव समाप्त हो जाता है। तो ये उदाहरण के द्वारा तनाव को समझाया गया है। भोजन की आवश्यकता के अलावा तनाव के और भी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि इच्छा या कोई लक्ष्य उद्देश्य या फिर अपमान या शारीरिक दोष, इनसे भी तनाव उत्पन्न होता है। हम तनाव के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिभाषाएं देखने जा रहे हैं। सबसे पहले गेट्स व अन्य के द्वारा दी गई तनाव की परिभाषा देखते हैं। इन्होंने कहा कि तनाव जो है ये असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो तनाव जो है वो असंतुलन की दशा होती है। फिर जेम्स ड्रेवर महोदय ने तनाव के बारे में क्या कहा है? इन्होंने तनाव का अर्थ बताते हुए कहा है कि संतुलन के नष्ट होने की सीमाएं और भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की जो तत्परता होती है वही तनाव होता है। कि संतुलन के नष्ट होने की सीमा, भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में जो बदलाव लाने की जो उत्कंठा होती है वही तनाव होता है। अब हम देखने वाले हैं तनाव को कम करने की विधियां कौन सी है। तो तनाव को कम करने की दो विधियां होती हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि और दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। इन विधियों के विषय में गेट्स व अन्य ने लिखा है कि तनाव कम करने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां व्यक्ति को अपने वातावरण से बहुत समय तक समायोजन करने या फिर समायोजन न करने के लिए जो भी उपयुक्त हो सकती है, पर इन विधियों का उद्देश्य उसके कष्ट की भावना को हमेशा कम करना ही होता है। ये जो विधियां हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये तनाव को हमेशा कम ही करते हैं, ना कि उसे बढ़ाते हैं। अब तनाव को कम करने वाली जो डायरेक्ट मेथड हैं, जो प्रत्यक्ष विधियां हैं, उसकी हम पहले बात करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधियों के संबंध में गेट्स व अन्य महोदय ने लिखा है कि प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। फिर गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव कम करने की जो मुख्य प्रत्यक्ष विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है बाधा का विकास या फिर बाधा का निवारण। इस विधि में व्यक्ति उस बाधा का विनाश या निवारण करता है जो उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में रुकावट डालती है, उसे अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं करने देती है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि हकलाने वाला मनुष्य मुंह में पान रखकर बोलने का अभ्यास करके अपने शारीरिक दोष पर विजय प्राप्त करना चाहता है। वो क्या करता है कि अगर मैं मुंह में पान रखकर बोलूँगा तो कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा कि ये हकलाता है। राजनीति के क्षेत्र में बाधा का विनाश या फिर बाधा का निवारण करने के लिए अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो को राजनीतिक सत्ता से वंचित करके सुहार्टो ने प्रेसिडेंट का पद प्राप्त किया था। ऐसा ही पाकिस्तान में याह्या खान ने किया था। दूसरी जो प्रत्यक्ष विधि है वो है अन्य उपाय की खोज। जब व्यक्ति बाधा का विनाश या निवारण नहीं कर पाता है तो वो दूसरी विधि का उपाय करता है। तब वो अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य उपाय की खोज करता है। मान लो उस हकलाने वाले बच्चे ने पान खाकर बात करने की कोशिश की तो वो विधि काम नहीं आई, तब वो अन्य उपाय की खोज
करता है। उदाहरण के रूप में यदि बालक पेड़ में लगा हुआ अमरूद हाथ से नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि अमरूद जो है वो अधिक ऊंचाई पर है, तो वह बालक जो है किसी डंडे से उस अमरूद को तोड़ लेता है। तो ये उसने अन्य उपाय निकाल लिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अधिक ऊंचाई पर है, तो उसने डंडे का सहारा लिया और उस अमरूद को प्राप्त किया। अगली प्रत्यक्ष विधि है अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, कि जब व्यक्ति अपने मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता है, तब वह उसके बजाय किसी अन्य लक्ष्य का निर्माण करता है। इसको भी हम उदाहरण के रूप में देखें कि यदि खिलाड़ी वर्षा के कारण हॉकी खेलने के लिए नहीं जा पाता है, क्योंकि जो हॉकी का ग्राउंड होता है वो ऊपर से कवर नहीं होता है, तो बारिश के कारण उसकी हॉकी का खेल रुक जाता है, तो वह ताश या शतरंज खेलकर अपना मनोरंजन करता है, क्योंकि वो कमरे के अंदर बैठकर ताश खेलेगा या फिर शतरंज खेलकर अपना मनोरंजन पूरा करता है। तो ये होता है अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, मतलब अपने उद्देश्य को बदल देना। अगली जो प्रत्यक्ष विधि है वो है व्याख्या व निर्णय। जब व्यक्ति के समक्ष दो समान रूप से वांछनीय पर विरोधी लक्ष्य या इच्छाएं आ जाती हैं, तब वह अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर उन दोनों लक्ष्य या इच्छाओं पर विचार करता है और अंत में उनमें से एक का वो चुनाव करने का निर्णय करता है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें, जब एडवर्ड अष्टम के समक्ष ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि वह इंग्लैंड का राजा रहे या फिर मिसेज सिम्पसन से वो विवाह करे, तो ये दो समस्याएं उसके सामने आ गई। तब उसने राजपद का तो त्याग कर दिया और मिसेज सिम्पसन से विवाह करने का निश्चय किया था। तो ये दो समस्या उसके सामने प्रकट हुई और उसने अंत में विवाह का चयन किया था। फिर ये तो 4 विधियां हो गई प्रत्यक्ष विधि जो तनाव को कम करती हैं। अब तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधियों की बात हम करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करें अप्रत्यक्ष विधियों में, तो इसमें गेट्स व अन्य ने लिखा है अप्रत्यक्ष विधियों के संबंध में कि अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण जो तनाव होता है उसको कम करने के लिए ही अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है। गेट्स व अन्य ने तनाव को कम करने की जो मुख्य अप्रत्यक्ष विधियां बताई हैं, इनडायरेक्ट मेथड जो बताए हैं, उसमें सबसे पहला है शोधन, कि जब व्यक्ति की काम प्रवृत्ति तृप्त न होने के कारण उसमें तनाव उत्पन्न करती है, तब वो कला, धर्म, साहित्य, पशुपालन, समाज सेवा आदि कार्यों में रुचि लेकर अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है। तो ये है शोधन। दूसरी विधि है पृथक्करण। पृथक्करण विधि में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो अपने को तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति से हमेशा अलग कर लेता है, मतलब वो पृथक कर लेता है। यही क्या है, पृथक्करण की अप्रत्यक्ष विधि है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि यदि उस व्यक्ति के मित्र उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, तो वो क्या करता है, वो उन मित्रों से मिलना जुलना बंद कर देता है। तो ये है पृथक्करण, मतलब वो उनसे अलग हो जाता है। अगली जो अप्रत्यक्ष विधि है वो है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन विधि में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो अपने तनाव को कम करने के लिए वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो पहले कभी करता था। इसको भी हम उदाहरण के रूप में समझें कि जब 2 वर्षीय बालक को अपने छोटे भाई के जन्म के कारण अपने माता पिता का पूर्ण प्रेम जो है वो मिलना बंद हो जाता है, कि जैसे ही घर में छोटा नया मेहमान आ जाता है तो बड़े की जो केयर है वो कम हो जाती है। सभी अपना लाड़ प्यार जो है वो छोटे बच्चे पर ही ज़्यादा उड़ेलते हैं। तब वह छोटे बच्चे के समान
घुटनों के बल चलने लगता है। कौन? वही बड़ा लड़का जो 2 वर्ष का है। तो वो उस छोटे लड़के की तरह ही घुटनों के बल चलने लगता है और केवल माँ द्वारा भोजन खिलाए जाने का वो हट करने लगता है। तो यही क्या है? प्रत्यावर्तन की विधि है, जो अप्रत्यक्ष विधि है तनाव को कम करने की। अगली तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है दिवास्वप्न। दिवास्वप्न विधि में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वो कल्पना जगत में विचरण करके अपने तनाव को कम करता है, मतलब वो अपने ख्यालों में खोया रहता है। उदाहरण के रूप में हम बात करें कि जो निराश प्रेमी होता है वो अपने काल्पनिक संसार में किसी सुंदरी को अपनी पत्नी या फिर अपनी प्रेयसी बनाकर उसके साथ समागम करता है। तो ये उसकी कल्पना शक्ति है जो तनाव को कम करती है। अगली जो तनाव को कम करने वाली अप्रत्यक्ष विधि है वो है आत्मीकरण। आत्मीकरण विधि में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वो किसी महान पुरुष या फिर महान अभिनेता या फिर महान राजनीतिज्ञ आदि के साथ एक हो जाने का अनुभव करता है। वो भी सोचता है कि मैं भी इनकी तरह ही व्यवहार करूं, इनकी तरह ही बनूं। बालक अपने पिता से और बालिका जो होती है वो अपनी माता से तादात्म्य स्थापित करके उनके कार्यों का अनुकरण करते हैं। जो बालक होगा वो तो पिता के कार्यों का अनुकरण करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे यही कार्य करने हैं। और बालिका जो होती है वो रसोई में, किचन में अपनी माँ का हाथ बटाती है। उसे लगता है कि उसे रसोई का काम ही संभालना है। ऐसा करके उन्हें आनंद का अनुभव होता है, जिसके फलस्वरूप उनका जो तनाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगली तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि जो है वो है निर्भरता। निर्भरता में क्या होता है? निर्भरता विधि में व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व उसे सौंप देता है। इसको भी हम उदाहरण के रूप में समझें कि सांसारिक कष्टों से परेशान होकर मनुष्य किसी महात्मा का शिष्य बन जाता है, क्योंकि वो सांसारिक कष्टों से परेशान है और वो संन्यास ग्रहण कर लेता है और किसी महात्मा का शिष्य बन जाता है और उसी गुरु के आदेशों एवं उपदेशों के अनुसार वो अपना जीवन बिताने लगता है। अगली जो अप्रत्यक्ष विधि है तनाव कम करने की वो है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन विधि में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वो किसी बात का वास्तविक कारण न बताकर ऐसा कारण बताता है जिसे लोग अस्वीकार नहीं कर सकते और इस प्रकार अपने कार्य के औचित्य को वो सिद्ध करता है। इसको भी हम उदाहरण के रूप में समझें कि देर से विद्यालय आने वाला बालक यह कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि वह स्वयं देर से आया है, बल्कि वो और बहाने बनाता है। इसके विपरीत वो बालक कहता है कि उसकी घड़ी सुस्त हो गई थी, ढीली हो गई थी, मतलब धीरे धीरे चलने लगी थी, या फिर उसे कहीं घर वालों ने भेज दिया था जिसके कारण वो स्कूल में लेट हो गया। तो ये औचित्य स्थापन विधि है। तनाव कम करने की अगली अप्रत्यक्ष विधि है दमन। दमन में क्या होता है? दमन विधि में व्यक्ति जो होता है वो तनाव को कम करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है, उनका दमन कर देता है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि व्यक्ति जो होता है वो अपनी काम प्रवृत्ति को व्यक्त करके समाज के नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, अतः वह इस काम प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से दमन करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। फिर तनाव कम करने की जो अगली अप्रत्यक्ष विधि है वो है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण विधि में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वो अपनी कमियां या अपने दोष का आरोपण दूसरे व्यक्ति पर करता है, कि अपनी जो भी कमियां हैं वो दूसरे पर थोप देता है, प्रक्षेपित कर देता है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि यदि बढ़ई द्वारा बनाई गई कोई किवाड़ दरवाज़ा अगर टेढ़ा हो जाता है
तो वो यही कहता है कि लकड़ी गीली होने के कारण यह दरवाज़ा टेढ़ा बना है। तो उसने अपनी कमजोरी जो है वो उस लकड़ी पर डाल दी, ये नहीं कि उसी के कारण ये दरवाज़ा जो है ये टेढ़ा बना है। तो उसने वो अपनी कमी जो है वो उस लकड़ी पर प्रक्षेपित कर दी। अगली जो तनाव कम करने वाली अप्रत्यक्ष विधि है वो है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति विधि में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो एक क्षेत्र की कमी को उसी क्षेत्र में या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में पूरा कर लेता है। तो इसको भी हम उदाहरण के रूप में समझें कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर जो बालक होता है वो दिन रात परिश्रम करके एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है, या फिर पढ़ने लिखने के बजाय वो बालक या वो विद्यार्थी खेल कूद की ओर ध्यान देकर उसमें यश प्राप्त करता है। तो एक चीज़ की कमी वो दूसरी चीज़ करके उसकी पूर्ति कर देता है। तो यही क्या है, क्षतिपूर्ति है। फिर हम बात करेंगे संघर्ष। संघर्ष का अर्थ और संघर्ष की परिभाषाएं। संघर्ष का जो सामान्य अर्थ है वो होता है विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध करना। संघर्ष की दशा में व्यक्ति में संवेगात्मक तनाव जो होता है वो पैदा हो जाता है और उस व्यक्ति की मानसिक शांति जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और वो व्यक्ति किसी प्रकार का निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है। संघर्ष के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संघर्ष, व्यक्ति का उसके वातावरण से संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष। तो ये अनेक संघर्ष के रूप हैं जो एक व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। इन सभी संघर्षों से कहीं अधिक गंभीर और भयानक जो है वो आंतरिक संघर्ष माना जाता है। ये जो आंतरिक संघर्ष है ये व्यक्ति के विचारों, उसके संवेगों, उसकी इच्छाओं, उसकी भावनाओं और उसके दृष्टिकोणों आदि में होता है। संघर्ष का जो मुख्य आधार है वो उचित और अनुचित का विचार माना जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि बालक जानता है कि उसके पिताजी का बटुआ जो है, पर्स जो है वो अलमारी में रखा रहता है। वह उसके बारे में सोचने लगता है। किसके बारे में? उस पर्स या बटुए के बारे में सोचता है। वह उस पर्स या बटुए में से कुछ रुपए निकाल लेना चाहता है, पर वह यह समझता है कि अगर उसने चोरी से रुपए निकाल लिए, मगर चोरी करना अनुचित कार्य है, कि चोरी करना एक उचित कार्य नहीं है, और यदि उसकी चोरी का पता उसके पिता को लग जाएगा तो उसकी पिटाई होगी, उसको दंड मिलेगा। वह बालक इन विरोधी बातों पर विचार करता है और उसके फलस्वरूप उसमें मानसिक संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। वह इसका अंत केवल उत्तम और उचित कार्य को करने का निर्णय करके ही कर सकता है। फिर हम देखेंगे संघर्ष की परिभाषाएं। सबसे पहले डगलस व हॉलैंड महोदय ने संघर्ष के बारे में क्या कहा है। इन्होंने संघर्ष का अर्थ बताते हुए कहा है कि विरोधी और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा ही संघर्ष मानी जाती है। फिर क्रो एंड क्रो महोदय ने भी संघर्ष के बारे में कुछ कहा है। इन्होंने कहा कि संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति को अपने वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसके स्वयं के हितों और इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। फिर है संघर्ष से बचने के उपाय, कि कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा संघर्ष से हम बच सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। मन महोदय का इसके संबंध में कथन है कि निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी माना जाता है। उक्त कथन की गंभीरता को ध्यान में रखकर हम निःसंकोच रूप से ये कह सकते हैं कि बालकों को मानसिक संघर्षों का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। सोरेनसन महोदय के अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्र अंकित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये विधियां कौन कौन सी हैं? पहली है, बालकों के सामने किसी प्रकार की समस्या उपस्थित नहीं होने देनी चाहिए। दूसरा है, बालकों की निराशाओं और असफलताओं का सामना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगला है, बालकों के सामने विरोधी बातों और विरोधी प्रश्नों में चुनाव करने की परिस्थिति कभी भी नहीं आने देनी चाहिए। अगला है, बालकों को समूहों के सदस्यों के रूप में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के अवसर दिए जाने चाहिए। अगला है, बालकों के सामने न तो उच्च आदर्श प्रस्तुत किए जाएं और न ही बालकों से उनके पालन की आशा की जानी चाहिए। अगला है, बालकों को असंतोषजनक परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उपयुक्त समायोजन करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगला है, बालकों की शक्तियों को किसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित करना चाहिए ताकि बालकों के मस्तिष्क संघर्षों के निवास जो बालक हैं उनके मस्तिष्क संघर्षों के निवास स्थान वो नहीं बन सके। अगला है, बालकों को अपने से संबंधित मामलों पर निर्णय करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, पर निर्णय करने के बाद में बालकों को उसके कारणों पर विचार करने की आज्ञा कभी भी नहीं देनी चाहिए। अगला है, भय और चिंता से उत्पन्न होने वाले मानसिक और संवेगात्मक संघर्षों का निवारण करने के लिए बालकों की मानसिक चिकित्सा की जानी चाहिए। अगला है, परिवार और विद्यालय का वातावरण विवेक और समझदारी पर आधारित होना चाहिए। अगला है, परिवार और विद्यालय के वातावरण में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तनाव जो है वो संवेगों में उथल पुथल मचाकर संघर्ष को जन्म देता है। फिर नीचे नोट के रूप में लिखा है कि संघर्ष का निवारण करने के लिए तनाव कम करने की जो अप्रत्यक्ष विधियां थी, जो हमने अभी 10 अप्रत्यक्ष विधियां देखी हैं, उनका प्रयोग तनाव इस संघर्ष को भी कम करने में किया जा सकता है। तो इसके साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।